या गुप्ता जी ने ले लिया, शर्मा जी ने ले लिया, गिल साहब ने खरीद लिया घर हैं। तो गुप्ता जी, गिल साहब की और शर्मा जी की अपनी अपनी रेस चल रही है, आप अपनी रेस के हिसाब से दौड़ो। तो अब आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि क्लोजिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स क्यों लिया जाता है, लॉयर्स नोटरी क्या करते हैं और इन सब की फ़ीस कितनी होती है, एंड बैंक तभी आपसे 3% एक्स्ट्रा क्यों मांगता है ऑन टॉप ऑफ द आपका डाउन पेमेंट। आपकी सैलरी अच्छी है या आपकी फैमिली है तो आपकी हाउस होल्ड सैलरी काफ़ी अच्छी है, देन डोंट वेट। वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइटल डॉक्यूमेंट पे मिल जाती है। तो जब भी हम कोई घर परचेज करते हैं, फर्स्ट थिंग वी डू एज अ रियल्टर इज़ हम टाइटल पुल करते हैं। एक टाइटल डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का बेसिकली एक जन्म कुंडली होती है कि कितनी डाउन पेमेंट में मेरी घर बाइंग कैपेसिटी कितनी है। तो दोस्तों, प्री बाइंग स्टेज के अंदर हमारा सबसे पहली चीज़ आती है कि आपका कनाडा के अंदर स्टेटस क्या है। अगर आप परमानेंट रेजिडेंट हैं या आप कनेडियन सिटीज़न हैं या अगर आप इवन वर्क परमिट पे भी हैं बट आपकी ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर PNP की फ़ाइल लगी हुई है फॉर PR, तो आपको फ़ॉरेन बायर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि अगर आप वर्क परमिट पे हैं और आपकी BC PNP में फ़ाइल नहीं लगी है एंड अगर आप विजिटर हैं यहाँ पे, तो भी आपको एज अ फॉरेन बायर कंसिडर किया जाएगा। तो अगर आप PR हैं, सिटीज़न हैं, वर्क परमिट पे हैं और आपकी BC PNP में PR की फ़ाइल लगी हुई है, देन यू आर गुड टू गो। इट्स बेटर कि आप रादर वेट करें ताकि आपका स्टेटस इन तीनों में से कोई एक हो सके एंड आपको वो फालतू का टैक्स पे ना करना पड़े। जनरल टैक्सेस तो आपको पे करने पड़ेंगे बट 20% ऑन द परचेज प्राइस इज़ टू मच। दोस्तों, दूसरी चीज़ इसमें आ जाती है कि आपकी मोटिवेशन क्या है, कि आपको घर क्यों लेना है। कि ऐसे ही लेना है कि मार्केट अच्छी चल रही है, लोगों ने कह दिया, या गुप्ता जी ने ले लिया, शर्मा जी ने ले लिया, गिल साहब ने खरीद लिया घर हैं। तो गुप्ता जी, गिल साहब की और शर्मा जी की अपनी अपनी रेस चल रही है, आप अपनी रेस के हिसाब से दौड़ो। जब आपकी पॉकेट, जब आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आपको अलाउ करेगी, ओनली देन गो अहेड टू फाइंड अ होम फॉर योर सेल्फ एंड देन गो फॉर शॉपिंग। कोई आपको अगर आके बोले अरे बायर्स मार्केट चल रही है, अरे बायर मार्केट चल रही है, फॉर एग्जाम्पल ताजमहल बिक रहा है, पर मेरे पास ताजमहल खरीदने के फंड्स ही नहीं है, तो मैं ताजमहल क्यों खरीदूं। वैसे वो बिकता होगा 100-200 करोड़ का, अगर वो 1 करोड़ का भी बिकेगा, भाई मेरे पास तो 1 करोड़ है नहीं। तो अपनी फाइनेंशियल कंडीशन एंड अपनी बाइंग कैपेसिटी के हिसाब से अपनी मोटिवेशन रखें। पर हाँ, अगर आपको पता है कि आपके पास फंड्स, आपके पास एक गुड अमाउंट ऑफ डाउन पेमेंट है, आपकी सैलरी अच्छी है या आपकी फैमिली है तो आपकी हाउस होल्ड सैलरी काफ़ी अच्छी है, देन डोंट वेट, देन प्लीज़ गो अहेड, क्योंकि आपका सारा कुछ सेट है, यू आर ऑल सेट टू बाय अ हाउस। तो ये तो हो गई आपकी मोटिवेशन की बात कि आपका मोटिवेशन जेन्युइन है एंड आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इसको सपोर्ट भी कर रही है। नेक्स्ट चीज़ इसमें आती है कि आपकी सैलरी, आपकी जॉब, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन। क्या अभी आप नए नए कनाडा में आए हो, आपको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने हुए हैं? अगर हुए हैं तो नो प्रॉब्लम, यहाँ के बैंक्स न्यू कमर को चांस देते हैं अगर आप प्रोबेशन पे ना हो। कई कंपनी का प्रोबेशन 3 महीने होता है, कईयों का 6 महीने होता है, कईयों का साल भी होता है कुछ कुछ गवर्नमेंट पोजीशंस में। तो अगर आपको 3 या 6 महीने भी हुए हैं एंड यू नो आपकी गुड अमाउंट ऑफ सैलरी है, आपके पार्टनर भी हैं, नहीं भी हैं तो आपके अकेले की अच्छी है, या फैमिली है तो फैमिली की टोटल हाउस होल्ड इनकम कितनी है, अगर वो सारा कुछ अच्छा है ना, आपने सेव अप कर रखा है या बैक होम से, या आपको यहाँ पे रहते रहते 2 साल हो गए हैं तो आपने अच्छे से अपना सब कुछ मैनेज किया एंड मनी सेव करी एंड आपको पता है कि यू हैव अ गुड चांस ऑफ गेटिंग एन अप्रूवल। डिस्क्रिप्शन में मैं आपके साथ एक टूल शेयर करने वाला हूँ जिसमें आप अपनी हाउस होल्ड इनकम की इन कर सकते हैं, जो भी करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है वो की इन कर सकते हैं, अपने जो मंथली एक्सपेंसेस हैं, कार लोन या कोई पर्सनल लोन, वो की इन कर सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन डालने के बाद आप एक रफ़ आइडिया ले सकते हैं कि कितनी डाउन पेमेंट में मेरी घर बाइंग कैपेसिटी कितनी है। बट ये जस्ट एक रफ़ आइडिया होने वाला है, नॉट द एग्जैक्ट नंबर। तो क्विकली बात करते हैं कि आपको कितने प्राइस की प्रॉपर्टी पे कितना डाउन पेमेंट देना पड़ेगा। कोई भी प्रॉपर्टी अगर आप ले रहे हैं विदिन 5 लाख, $5 लाख के अंदर की प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो आपको मिनिमम करना है सिर्फ 5% डाउन। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं जिसका प्राइस है बिटवीन 500,000 एंड 1 मिलियन, तो उसमें आपको पहले 5 लाख का 5% एंड 5% से जो एक्सीडिंग अमाउंट है उस अमाउंट का 10%। फॉर एग्जांपल 8 लाख की प्रॉपर्टी है तो आपको पहले 5 लाख का 5% और बचे हुए 3 लाख का 10%, 30,000, 25 और 30 हो गया आपका 55,000। तो $55,000 कम से कम आपको एज अ डाउन पेमेंट चाहिए इफ़ यू वांट टू गेट अ होम फॉर 800,000। और अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हैं अबव $1 मिलियन तो आपको मिनिमम 20% डाउन करना ही पड़ेगा।
डाउन पेमेंट के बाद जो आपकी अदर कॉस्ट आती हैं वो आती है आपकी क्लोजिंग कॉस्ट। क्लोजिंग में आता है आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स एंड आता है आपकी लीगल फीस एंड कोई और फीस एप्लीकेबल हो सकती है, वो डिपेंड करता है केस टू केस। तो क्लोजिंग कॉस्ट जो होती हैं वो प्रॉपर्टी के परचेज प्राइस की अप्रॉक्सीमेटली 3% होती हैं। तो अगर आपने घर लिया है 5 लाख का तो आपको 25,000 डाउन पेमेंट तो इकट्ठा करना ही है, बट आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स इकट्ठा करना पड़ेगा। पहले 2 लाख पे 1% 2,000 एंड बाकी रिमेनिंग पे 2%, 3 लाख पे 2% 6,000, 2 और 6 हो गया 8,000। तो 25 और 8,000 33,000 एंड आपकी लीगल फीस वगैरह भी आती है 2 से 3,000, तो 35,000 हो गया। बट और भी कुछ कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकती है, तो 25,000 एंड प्रॉपर्टी के प्राइस का 3%, यानी कि 5 लाख का 3% अगर आप बोलोगे तो होता है 15,000। 25 और 15 40,000। ये बैंक आपका एज अ डाउन पेमेंट देखेगा कि आपके बैंक में इतनी सेविंग है, तभी वो आपको अप्रूव करेंगे एक मॉर्गेज के लिए। अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं और आप एक प्रॉपर्टी ख़रीद रहे हैं विद इन 500,000, 5 लाख तक की प्रॉपर्टी तक आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स नहीं लगेगा, आपका वो वेव हो जाएगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी का प्राइस पहुंच रहा है 525,000 यानी कि 5.25 लाख, उस लिमिट तक भी आपको एक पार्शियल एग्जेम्पशन मिल सकता है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स से। तो अगर आप एक फ़र्स्ट टाइम होम बायर हैं, तो अगर आप एक 5 लाख तक का एक कॉन्डो ख़रीद रहे हैं तो अब आपका प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स वेव हो जाएगा एंड आपको अब सिर्फ इकट्ठा करना है $25,000 और जो भी लीगल फ़ीस होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स लीगल फ़ीस क्या होती है। तो हर एक प्रॉपर्टी का एक टाइटल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स होती हैं, उसका लीगल डिस्क्रिप्शन, उसका एड्रेस, उसका प्रॉपर्टी का एक पार्सल आईडी होता है जो कि हर एक प्रॉपर्टी का यूनिक होता है। एक टाइटल डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी का बेसिकली एक जन्म कुंडली होती है, उसमें प्रॉपर्टी के बारे में सारी डिटेल्स होती हैं। ओनर कौन है, कौन सी करंट मॉर्गेज चल रही है या पहले कोई और मॉर्गेज चल रही थी वो कैंसिल होकर नहीं आई है, और अगर सिटी ने कोई रिस्ट्रिक्शन लगा रखी है कि इस प्रॉपर्टी पे ये नहीं कर सकते, इस प्रॉपर्टी पे ये यूज़ नहीं कर सकते, या अगर वो कोई घर है तो अगर कोई खाली प्लॉट या लॉट है तो आप उसमें वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं या बहुत सारे कोवेनेंट्स होते हैं, तो इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। बट तो जो प्रॉपर्टी की डिटेल्स हैं, जो चेंजेस प्रॉपर्टी में हुए हैं, जितनी भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्टी के साथ जुड़ी हुई है, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको टाइटल डॉक्यूमेंट पे मिल जाती है। तो जब भी हम कोई घर परचेज़ करते हैं, फर्स्ट थिंग वी डू एज अ रियल्टर इज़ हम टाइटल पुल करते हैं। तो टाइटल में सब कुछ आ जाता है कि प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट तो नहीं है, इसका लीगल डिस्क्रिप्शन ओके है, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसी तो नहीं है कि हम ले तो ले फिर आगे हम उसको प्रॉपर्ली यूज़ ना कर पाएँ, या हमें कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शन हो कि हमें आगे जाके कोई प्रॉब्लम आए या आगे बेचने में प्रॉब्लम आए। तो ये तो हो गया टाइटल डॉक्यूमेंट, और इस टाइटल डॉक्यूमेंट को मैनेज करता है लैंड टाइटल ऑफिस। तो जब आपने कोई घर लेना है तो जो पिछले ओनर थे टाइटल पे वो टाइटल से हटेंगे। कौन हटाएगा? लैंड टाइटल ऑफिस। एंड अब आप न्यू परचेजर हो, घर के न्यू ओनर हो, तो आपका नाम अब टाइटल पे आ जाएगा। तो टेक्निकली प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो गई है, और ये ट्रांसफ़र करने के लिए गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, जो कि होता है पहले 2 लाख पे 1% एंड जो उसके बाद जो अमाउंट एक्सीड करता है उस पर 2% जनरली। क्योंकि हम अभी बिगिनिंग की बात कर रहे हैं, मैं 2, 3, 10 मिलियन की बात नहीं कर रहे, अप टू 2 मिलियन वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी आप खरीदते हैं तो उसमें यही वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। तो ये तो हो गया प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स। तो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स का जो प्रोसेसिंग है वो तो लैंड टाइटल ऑफिस में होता है, पर जो लॉयर्स होते हैं, मान लो आपकी क्लोजिंग आ रही है, क्लोजिंग मतलब कॉन्ट्रैक्ट तो आपने साइन कर लिया, पर जब आपको पोजेशन मिलेगा, जब सारे एडजस्टमेंट्स होंगे, तो आपने डाउन पेमेंट दी, बाकी अमाउंट बैंक ने दिया, एक्यूमुलेट हुआ, ठीक है, और सेलर को वो पैसा मिल गया, और बाकी जो लॉयर की फ़ीस है वो सब कटा के उतना आपको पेमेंट करना होता है। तो एक क्लोजिंग से कुछ दिन पहले लॉयर्स आपको बुलाएंगे साइनिंग के लिए कि बैंक से कितना आ रहा है, आप कितना दे रहे हो, हमारी कितनी फ़ीस है और कुछ एक्स्ट्रा फ़ीस है कि नहीं है। तो सारा कैलकुलेशन एडजस्टमेंट करके आपको एडजस्टमेंट शीट देंगे, आप उसको रिव्यू कर सकते हो, उनके साथ गो थ्रू कर सकते हो, उसको साइन करके फाइनलाइज़ कर सकते हो। तो ये हो गया आपका लीगल प्रोसेस, जो मैंने कहा था ना कि लीगल फ़ी होती है। तो ये जो क्लोजिंग को जो फैसिलिटेट करवाते हैं लॉयर्स एंड नोटरी, ये लोग अपनी एडजस्टमेंट करने की फ़ीस लेते हैं एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। तो अब आपको थोड़ा आइडिया मिल गया होगा कि क्लोजिंग कॉस्ट में क्या क्या आता है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र टैक्स क्यों लिया जाता है, लॉयर्स नोटरी क्या करते हैं और इन सब की फ़ीस कितनी होती है, एंड बैंक तभी आपसे 3% एक्स्ट्रा क्यों मांगता है ऑन टॉप ऑफ द आपका डाउन पेमेंट।